यस, टुडे आवर टॉपिक इज प्लूरल इफ्यूजन, राइट। और प्लूरल इफ्यूजन क्या है? तो आप सभी लंग्स के स्ट्रक्चर को तो जानते हो। ये सारा स्ट्रक्चर क्या है? लंग्स स्ट्रक्चर है, राइट। लेकिन लंग्स के बाहर एक प्लूरल मेम्ब्रेन रहती है, दो प्लूरल मेम्ब्रेन, एक तो लंग्स के स्ट्रक्चर से चिपकी हुई रहती है और दूसरी प्लूरल मेम्ब्रेन रहती है जो कि उससे थोड़ी दूर रहती है। और दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है, का नाम क्या रहता है? पेराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन और विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन। इसका नाम मैं अंदर लिख लेता हूं, अंदर की तरफ जो रहती है विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन। अब स्पेस बिटवीन द पेराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन एंड विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन, दैट स्पेस इज नोन एज द प्लूरल स्पेस। दिस स्पेस इज नोन एज द प्लूरल स्पेस, राइट। और प्लूरल स्पेस के अंदर क्या होता है? फ्लूइड रहता है, और वो फ्लूइड नॉर्मली रहता है, इसका अमाउंट रहता है 10 to 15 ml। 10 to 15 ml, 10 से 15 ml की मात्रा में क्या रहता है? एक फ्लूइड रहता है, जिस फ्लूइड को हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। क्या कहेंगे? प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल स्पेस के अंदर पाए जाने वाले फ्लूइड को कहेंगे प्लूरल फ्लूइड, और अमाउंट रहता है 10 से 15। और ये एक तरह से क्या चिपचिपा रहता है, विस्कस रहता है और लुब्रिकेंट रहता है, राइट। अब ऐसा क्यों है? ऐसा फ्लूइड रखना बीच में क्यों जरूरी है? लंग्स जब एक्सपेंशन और रिकॉइलिंग, कॉइलिंग रिकॉइलिंग जब करेंगे, हम जब ब्रीदिंग करते हैं तो लंग्स क्या होते हैं? एक्सपेंड होते हैं, ठीक है, और सिकुड़ते, कोलैप्स होते, वापस एक्सपेंड होंगे। तो एक्सपेंशन और कोलैप्शन के टाइम दोनों लंग्स का क्या रहता है? कहीं और ऑर्गन के बीच में फ्रिक्शन ना हो जाए, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में फ्रिक्शन ना हो जाए। तो लुब्रिकेशन के लिए और शॉक एब्जॉर्बिंग के लिए, फ्रिक्शन को प्रिवेंट करने के लिए बीच में ये फ्लूइड पाया जाता है। ये फ्लूइड बनता है और एब्जॉर्ब होता है, बनता है, एब्जॉर्ब होता है, इस तरह से इसका सर्कल चलता है, रहता है। लेकिन नियत अमाउंट कितना है? कांस्टेंट, ये 10 से 15 ml की मात्रा में ये बना रहता है, राइट। अब इस प्लूरल फ्लूइड के अंदर एक्सेसिव ऑक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड हो जाए, ये प्लूरल फ्लूइड अपनी मात्रा में बढ़ जाए, और एक्सेसिव, एबनॉर्मली, ठीक है, यहाँ का फ्लूइड सीक्रेट कौन करता है? यही विसरल मेम्ब्रेन और इनके एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो यहाँ पे ये फ्लूइड सीक्रेट करती रहती है, और एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है वो वीनस ड्रेन के थ्रू जाता रहता है, ड्रेनेज होता रहता है। लेकिन कभी इन्फेक्शन की वजह से यहाँ के सेल्स इन्फ्लेम्ड हो जाती है, अपनी मात्रा में बढ़ जाती है, और इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन की वजह से अनकंट्रोल्ड फ्लूइड सिक्रेशन होता जाता है, और ये फ्लूइड धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जो फ्लूइड 10 से 15 होना चाहिए वो 30 ml, 40 ml, 50 ml तक भी हो सकता है। और यदि ये फ्लूइड इस तरह से बढ़ता रहेगा, राइट, तो क्या होगा कि लंग्स के टिश्यू पर क्या हो जाएगा? कंप्रेशन आएगा, और लंग्स को प्रॉपर एक्सपेंड होने के लिए अलाउ नहीं करेंगे, ये लंग्स को प्रॉपरली एक्सपेंड नहीं होने देंगे। और लंग्स जब प्रॉपरली एक्सपेंड नहीं होंगे तो इनके जो एल्वियोलाइज हैं ये भी प्रॉपरली एक्सपेंड नहीं होंगे, ओके। और उस कारण से एयर इन नहीं आ सकती है और प्रॉपर गैस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो लंग को क्या मिलेगा? ट्रैफिक मिलेगा, लंग को कंजेशन महसूस होगा, और वो अपने गैस एक्सचेंज नहीं कर सकती है, अपने प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकते हैं। कौन? लंग्स टिश्यू। तो यही है प्लूरल इफ्यूजन। अब हिंदी में या अपने लोकल लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं कि फेफड़ों में पानी भर गया। तो फेफड़ों में जो पानी भर गया वो इसी को कहते हैं। एक्चुअल में फेफड़ों में नहीं भरता है, फेफड़ों के सराउंडिंग जो कैविटी है, प्लूरल कैविटी, प्लूरल स्पेस, उसके अंदर 10 से 15 तो पानी भगवान ने भर के दिया है। लेकिन उससे ज़्यादा यदि हो जाए, कंटामिनेटेड फ्लूइड इकट्ठा हो जाए, एबनॉर्मल फ्लूइड इकट्ठा हो जाए, तो उसको हम कहेंगे प्लूरल इफ्यूजन, राइट। और यहाँ पे इस फ्लूइड को सर्जिकली ट्यूब इंसर्ट की जाती है, और एक्सेसिव फ्लूइड जो है उसको रिमूव किया जाता है, ओके। तो उसको हम कहेंगे थोरोसेंटेसिस। क्या कहेंगे? थोरोसेंटेसिस, रिमूविंग ऑफ द एबनॉर्मल एक्स्ट्रा फ्लूइड, ड्रेन आउट एबनॉर्मल एक्स्ट्रा फ्लूइड को ड्रेन आउट करना कहलाता है थोरोसेंटोसिस। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, यदि एक्सेसिवली एयर फील्ड हो जाती है तो हम ऊपर एरिया से इसको ड्रेन आउट करते हैं, और फ्लूइड फील्ड हो जाता है तो हम नीचे वाले एरिया से इसको ड्रेन आउट करते हैं, क्योंकि एयर तो हल्की होती है, एयर ऊपर चली जाएगी और फ्लूइड नीचे आ जाता है। तो यदि एयर फील्ड इसके अंदर है, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे न्यूमोथोरेक्स। और यदि फ्लूइड इसके अंदर भर जाता है तो इसको हम कहेंगे हाइड्रोथोरेक्स, ठीक है। हाइड्रोथोरेक्स, न्यूमोथोरेक्स, इस तरह से अलग अलग इसके टर्मिनोलॉजी है। लेकिन प्लूरल इफ्यूजन का मतलब ये है कि एबनॉर्मल कंटामिनेटेड फ्लूइड एक्सेसिवली अक्यूमुलेशन इन द, ये कंटामिनेटेड भी हो सकता है, नॉन कंटामिनेटेड भी हो सकता है, लेकिन एबनॉर्मली एक्सेसिव फ्लूइड अक्यूमुलेशन इनसाइड द प्लूरल कैविटी, दैट पर्टिकुलर कंडीशन इज कॉल्ड एज द प्लूरल इफ्यूजन, ओके। आगे बढ़ेंगे।
तो ये तो इंट्रोडक्टरी कंडीशन होगी जो कि मैंने आपको डायग्राम के द्वारा समझाई। अब इसमें हम पॉइंट क्या लिख सकते हैं, तो इंट्रोडक्शन में हम फर्स्ट पॉइंट ये लिख सकते हैं कि प्लूरल इफ्यूजन इज अ एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस। ओके, प्लूरल इफ्यूजन इज द एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ फ्लूइड, एबनॉर्मली कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, 10 से 15 ml तो नॉर्मली कलेक्शन बाय द गॉड, लेकिन एबनॉर्मली कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस इज कॉल्ड प्लूरल इफ्यूजन, राइट। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट हम क्या देखते हैं कि इट रिजल्ट्स फ्रॉम द एक्सेस फ्लूइड प्रोडक्शन और डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसके ये क्यों होता है, क्योंकि एक्सेस फ्लूइड प्रोडक्शन, फ्लूइड का प्रोडक्शन तो एक्सेस हो रहा है, एंड डिक्रीज फ्लूइड एब्जॉर्प्शन, फ्लूइड का एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है। हमारे बॉडी के अंदर जो भी फ्लूइड्स रहते हैं उनको बनाने वाली कोई ना कोई सेल्स रहती है, तो एक तरह से तो सेल्स क्या करती है, फ्लूइड को प्रोड्यूस करती है, और दूसरी तरफ से जो एक्सेसिव फ्लूइड बनता रहता है उस एक्स्ट्रा अमाउंट के फ्लूइड को क्या किया जाता है, वीनस ब्लड के द्वारा ड्रेन किया जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन तो हो रहा है, कंटिन्यूसली प्रोडक्शन हो रहा है, और रीएब्जॉर्प्शन वापस नहीं हो रहा है, उसका डीजनरेशन नहीं हो रहा है, वीनस ड्रेनेज नहीं हो रहा है, तो बैलेंस बिगड़ जाएगा कि उत्पादन तो ज़्यादा हो रहा है और उसका ड्रेन आउट कम हो रहा है, तो वो अपने अमाउंट में बढ़ जाएगा। इसीलिए इसका एक्सेसिव अक्यूमुलेशन हो जाता है, प्रोडक्शन और ड्रेनेज के बीच में बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। और इसी कारण से ये कंडीशन क्या करती है, इट लिमिट्स, दिस कंडीशन लिमिट्स, ये लिमिट्स करती है, क्या लिमिट्स करती है, लंग एक्सपेंशन को, लंग्स एक्सपेंशन को क्या करेगी, लिमिटेड कर देगी। ओके, लंग्स को अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के अनुसार उसको एक्सपेंशन नहीं होने देगी। कौन, प्लूरल फ्लूइड का एक्सेसिव जो अमाउंट है वो प्रेशर के कारण से लंग को प्रॉपर एक्सपेंशन नहीं होने देगा, और लंग्स के अंदर गैस एक्सचेंज की प्रॉब्लम आएगी, राइट। और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग के सिम्टम इसके अंदर देखने को मिलेंगे। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ऑक्सीजन की कमी होगी, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगा, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस डाउन होगा, ये सारे सिम्टम्स इसमें देखने को मिलेंगे। इसके बाद पेशेंट के अंदर जो फ्लूइड ऑक्यूमुलेट हो जाता है, ओके, तो न्यूमोथोरेक्स, हाइड्रोथोरेक्स, इस तरह से अलग अलग इसमें टाइप रहते हैं। अब यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी आती है। कॉजेस की बात करें, राइट, तो कॉजेस तो वही है कि एबनॉर्मली एक्सेसिव कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड एंड रिड्यूस्ड ड्रेनेज, ये इसका कॉज है। लेकिन यहाँ पे हम दो अलग अलग टाइप की बात करें, राइट, टाइप्स, तो टाइप्स की हेडिंग में आप दो हेडिंग डाल सकते हो, ट्रांसुडेटिव, ट्रांसुडेट प्लूरल इफ्यूजन, मैं लिख ले रहा हूं, ट्रांसुडेट, ट्रांसुडेट प्लूरल इफ्यूजन, ट्रांसुडेट प्लूरल इफ्यूजन, और दूसरा है ट्रांसुडेट प्लूरल इफ्यूजन, और सेकंड है एक्सुडेट प्लूरल इफ्यूजन। ट्रांसुडेट एंड एक्सुडेट, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है, ये आपको समझना होगा। प्लूरल इफ्यूजन मीन्स फ्लूइड कलेक्शन इनसाइड द प्लूरल स्पेस, लेकिन ट्रांसुडेट प्लूरल इफ्यूजन और एक्सुडेट प्लूरल इफ्यूजन में क्या डिफरेंस है। तो ट्रांसुडेट का मतलब ये है कि जो ब्लड वेसल्स हैं, और ब्लड वेसल से एक्स्ट्रा फ्लूइड यदि लीक होता है, और वो एक्स्ट्रा फ्लूइड जो लीक होता है वो प्लूरल कैविटी में यदि ऑक्यूमुलेट हो जाए तो वो ट्रांसुडेट कहलाता है। यहाँ पे इन्फेक्शन की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, यहाँ पे केमिकली इसके अंदर चेंजेस आते हैं, राइट। और इसके अंदर प्रोटीन जो रहता है, वो जो प्लूरल फ्लूइड का जो प्रोटीन रहता है वो लेस रहता है, कम, लेस प्रोटीन, राइट, प्रोटीन, लेस प्रोटीन, क्योंकि ये इन्फेक्शन नहीं है तो यहाँ पे प्रोटीन की ग्रोथ नहीं होती है, लेस प्रोटीन। प्लूरल फ्लूइड के अंदर जो नॉर्मली अमाउंट में प्रोटीन रहता है, यदि ब्लड से एक्स्ट्रा फ्लूइड यदि उसमें आ जाएगा प्लूरल कैविटी में, तो प्लूरल फ्लूइड के प्रोटीन का रेशो कम हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रोटीन क्या हो जाएगा, लेस प्रोटीन रहता है। ओके, और इसके अंदर जो प्रोटीन रहता है, प्रोटीन और प्लस दूसरा क्या, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, इन दोनों का अमाउंट क्या रहता है, लेस रहता है, लेस प्रोटीन एंड लेस लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ये दोनों चीज़ें इसमें कम होती है। और एक्सुडेट के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर इन्फ्लामेशन के कारण से प्लूरा अपने खुद का फ्लूइड बढ़ा देती है, प्लूरा जो है, ठीक है, इन्फ्लामेशन के कारण से प्लूरल कैविटी जो है इसके अंदर अपने खुद का इट्स सेल्फ प्रोडक्शन
फ्लूइड का होता है। यहाँ पे ब्लड के लीकिंग, ब्लड फ्लूइड, ब्लड कैपिलरी या वेस्कुलर सिस्टम से फ्लूइड लीक नहीं हुआ है। यहाँ पे प्लूरल कैविटी खुद अपना एबनॉर्मल फ्लूइड बढ़ा रहा है, राइट। और ये किस कारण से होता है? इन्फ्लामेशन के कारण से, इन्फ्लामेशन के कारण से। यहाँ पे लीकिंग के कारण से होता है, ब्लड का लीक होना प्लूरल स्पेस के अंदर, ब्लड से रिलेटेड जो भी सीरस वगैरह, सीरम वगैरह है, उसका प्लूरल स्पेस में लीक होना। और यहाँ पे इन्फ्लामेशन की वजह से प्लूरल स्पेस खुद अपना फ्लूइड फॉर्मेशन बढ़ा रही है। और इसके अंदर ये क्यों होता है? इट इज कॉज्ड बाय द ब्लॉक्ड ब्लड वेसल। ब्लड वेसल के ब्लॉक्ड हो जाने से होता है, ब्लॉक्ड ब्लड वेसल और इन्फ्लामेशन, दो कारणों से, या लंग इंजरी के कारण से भी ये होता है, ओके। और ड्रग रिएक्शन के कारण से भी ये होता है। तो ये इसके कॉजेज है। एक्सुडेटिव, जो कि प्लूरा कैविटी खुद अपना प्रोडक्शन बढ़ा देती है इन्फ्लामेशन या ब्लड वेसल्स के ब्लॉक होने से, या फिर लंग इंजरी या ड्रग की टॉक्सिसिटी से ये अपना प्रोडक्शन बढ़ा देती है। जबकि ट्रांजिडेट के अंदर वेस्कुलर सिस्टम से फ्लूइड जो है वो प्लूरल कैविटी के अंदर लीक हो जाता है। तो इस तरह से ये ट्रांजिडेटिव प्लूरल एफ्यूजन और एक्सुडेटिव प्लूरल एफ्यूजन था। अब हम यहाँ पे कुछ प्लूरल फ्लूइड जो है, प्लूरल फ्लूइड की बात करें तो नॉर्मल प्लूरल फ्लूइड के अंदर क्या नेचर होता है, ये खाली नॉलेज पर्पस के लिए है, यूनिवर्सिटी में पूछा नहीं जाता है, राइट। तो प्लूरल फ्लूइड जो रहता है वो क्लियर रहता है, ठीक है, क्लियर इसका अपीयरेंस रहता है। इसकी जो पीएच जो लेवल रहता है वो रहता है, इसका पीएच कितना रहता है? ये रहता है इसका पीएच, जो कि मैंने नोट्स में अवेलेबल करा रखा है। इसके बाद इसका जो प्रोटीन कंटेंट रहता है वो प्रोटीन कंटेंट लेस देन 2% इसका होता है। इसके बाद इसके अंदर WBC जो है, ठीक है, वो WBC बहुत कम रहते हैं, लेस देन 1000 WBC पर क्यूबिक मिलीमीटर में लेस देन 1000 WBC रहते हैं। ग्लूकोज कंटेंट सिमिलर टू द प्लाज्मा, ग्लूकोज प्लाज्मा के सिमिलर रहता है, ग्लूकोज कंटेंट प्लाज्मा जैसा ही रहता है। और लैक्टोडिहाइड्रोजिनेस जो है वो लेस देन 50% रहता है। तो इतना आपको नॉलेज के लिए इनफ है। आगे बढ़ेंगे। प्लूरल इफ्यूजन के अंदर नेक्स्ट हेडिंग अपनी रहती है क्लिनिकल फीचर, राइट। और क्लिनिकल फीचर्स में क्या क्या लिखना है। अब ये कुछ क्लिनिकल फीचर हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है, बाकी रेस्पिरेटरी सिस्टम से डिफरेंट है, क्योंकि बाकी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन और स्पुटम प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा था। लेकिन इस कंडीशन के अंदर, प्लूरल इफ्यूजन की कंडीशन में, रेस्पिरेटरी टिश्यू पे या लंग्स टिश्यू पर कंप्रेशन बढ़ रहा है, ठीक है। और कंप्रेशन बढ़ने के कारण से पहला सिम्टम मिलेगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, जो कि तो कॉमन तो है ही, लेकिन दूसरा आपको मिलेगा चेस्ट पेन। क्या मिलेगा? चेस्ट पेन। सेकेंड साइन एंड सिम्टम चेस्ट पेन मिल सकता है। थर्ड है शार्प पेन, जो रहेगा वो शार्प रहेगा। और रेडिएटिंग, वर्सनिंग मतलब लगातार बढ़ने वाला पेन, और रेडिएटिंग मतलब कि फैलने वाला, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला, रेडिएटिव पेन, रेफरल पेन भी इसको कहते हैं। ये लंग्स चेस्ट से स्टार्ट होके ये शोल्डर्स तक जा सकता है, नेक तक जा सकता है, बैक ऑफ द चेस्ट जा सकता है, नेक जा सकता है, ठीक है। चेस्ट बैक पर भी जा सकता है, चेस्ट बैक, चेस्ट के पीछे की तरफ जा सकता है। तो ये रेफरल पेन होता है, रेडिएशनल पेन होता है, रेडिएटिंग पेन होता है, फैलने वाला पेन होता है। इसके बाद ये प्लूराइटिक पेन होता है, ठीक है, पस रिलेटेड पेन होता है, प्लूराइटिक पेन, राइट। और इसके बाद जैसे इन्फ्यूजन इंक्रीज होता है, प्लूरल इफ्यूजन जैसे प्लूरल इफ्यूजन इंक्रीज होता है तो पेन बिकम आल्सो इंक्रीज, राइट। फ्लूइड तो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो पेन भी बढ़ता जाएगा। तो ये इसके क्या है? क्लिनिकल फीचर्स हैं। और इसके बाद भी यदि पेशेंट को प्रोग्रेस नहीं किया जाए, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिले, तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की कंप्लेन आ सकती है, राइट। और ट्यूबरकुलोसिस भी इसके अंदर डेवलप हो सकता है। और हीमोप्टाइसिस मैंने आपको बताया था, राइट। क्या बताया था? स्पुटम के साथ ब्लड आना, हीमोप्टाइसिस। और हीमेटेमेसिस, वोमिटिंग के साथ ब्लड आना, ठीक है, हीमोप्टाइसिस, ब्लड विथ स्पुटम। तो ये हो गया क्लिनिकल फीचर्स। अब आगे बढ़ेंगे हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, हाउ वी कैन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन,
और डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के अंदर प्लूरल इफ्यूजन को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, क्या क्या जांचें की जाती है। तो मेडिकल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन तो हम करते ही हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट हम क्या करेंगे, सीटी स्कैन, एक्सरे, सीटी स्कैन, चेस्ट एक्सरे भी प्लूरल इफ्यूजन का हमको पता चल सकता है, सीटी स्कैन होती है, ओके। और प्लूरल फ्लूइड एनालिसिस, प्लूरल फ्लूइड जो है सैंपल है, इस सैंपल को हम निकालेंगे, यहाँ पे स्पुटम चेक करने की जगह प्लूरल फ्लूइड का एनालिसिस करेंगे। और प्लूरल फ्लूइड कैसे निकालते हैं, थोरोसेंटेसिस से, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था। तो प्लूरल फ्लूइड एनालिसिस करेंगे और प्लूरल फ्लूइड का भी कल्चरल सेंसिटिविटी टेस्ट कर सकते हैं कि उसके अंदर इन्फेक्शन या कैंसर फॉर्मेशन तो नहीं है। और थोरोसेंटेसिस ये एक प्रोसीजर है जिसके द्वारा फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है तो ट्रीटमेंट होता है, और यदि उससे सैंपल लिया जाता है तो वो डायग्नोसिस का पार्ट है, राइट। थोरोसेंटेसिस एक तरह से थेराप्यूटिक प्रोसीजर भी है और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर भी है, ओके। और थोरेसिक सीटी, चेस्ट कैविटी का या थोरेसिक कैविटी का सीटी स्कैन करना, इस तरह से ये सारे क्या हो गए, डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गए। ब्लड टेस्ट वगैरह करते ही हैं, स्पुटम टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि पेशेंट क्या रिस्पॉन्स, किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है और क्या रिपोर्ट्स आ रही है। आगे बढ़ेंगे, मैनेजमेंट, हाउ वी कैन ट्रीट द प्लूरल इफ्यूजन। हम प्लूरल इफ्यूजन को ट्रीट कैसे करें, मैनेज कैसे करें, मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट के अंदर हम फर्स्ट लेंगे मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिसिन के द्वारा कैसे इसको ट्रीट करें, फर्स्ट पॉइंट। तो इसके अंदर जैसा कि मैंने बताया कि प्लूरल इफ्यूजन एक तरह से इन्फेक्शन है, राइट। और इसके अंदर एक्सेसिव फ्लूइड एक्यूमुलेशन है, तो रिमूवल ऑफ फ्लूइड किया जाता है फर्स्ट। और प्रिवेंट फ्लूइड फ्रॉम द बिल्डिंग अप अगेन, और ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जो प्रिवेंट बिल्डिंग अप फ्लूइड अगेन, फ्लूइड प्रोडक्शन, या इसको इतना नहीं लिखना है तो शॉर्ट में लिखो, फ्लूइड प्रोडक्शन को प्रिवेंट किया जाता है, बंद किया जाता है, कम किया जाता है। और ट्रीटिंग कॉज ऑफ द फ्लूइड बिल्डअप, और जो भी कॉज है, ट्रीटमेंट ऑफ कॉज, जो भी कॉज है, इन्फेक्शन है, एब्सेस है, कौन सा कॉज है, इन्फ्लामेशन है, क्या किस चीज़ से हो रहा है या एक्यूमुलेशन, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अब यहाँ पे टेस्टिंग फॉर द इफ्यूजन इटसेल्फ, ठीक है। इफ्यूजन को टेस्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि थोरासेंटेसिस एक इन्वेजिव प्रोसीजर है, जो कि प्रैक्टिकल प्रोसीजर है, और इसका स्पेशल आपको स्टडी करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा किस तरह से होता है थोरासेंटेसिस। इसका वीडियो देखिए, इसकी डिटेल पढ़िए, राइट। और कभी अपन जैसे रेस्पिरेशन रिलेटेड जो भी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर को पढ़ेंगे तो उसमें भी मैं आपको डिटेल बता सकता हूँ, ओके। उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग वगैरह यदि हो पेशेंट को, थेराप्यूटिक थोरासेंटेसिस के अंदर मैंने आपको एक बार और मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ, ये लंग्स है, लंग्स के अंदर इस तरह से इंटरकॉस्टल स्पेस रहती है, और इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर एक ट्यूब इंसर्ट की जाती है, और ये प्लूरल कैविटी के अंदर भी जाती है, और प्लूरल कैविटी से जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड है इसको नीचे ड्रेन करते हैं यहाँ पे। और जब ये नेगेटिव प्रेशर से ये क्या होता है, खींचता है, किसको खींचता है, प्लूरल फ्लूइड को। तो जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है, एक्स्ट्रा फ्लूइड को ये नेगेटिव प्रेशर से यहाँ पे खींचता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ड्रेनेज ऑफ द प्लूरल फ्लूइड को ड्रेनेज करना, ये थोरासेंटेसिस। और यदि इसमें से हम यदि सैंपल लेते हैं तो वो सैंपल हमारे लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन के लिए भी काम आता है। तो एक तरह से ये ट्रीटमेंट का पार्ट भी है और डायग्नोसिस का पार्ट भी है। आगे बढ़ेंगे, केमिकल प्लूरोडेसिस का मतलब ये है कि केमिकल ऐसे एजेंट दिए जाएंगे, जैसे कि टॉल्क दिया जाता है, या फिर ब्लियोमाइसिन, इस तरह के जो केमिकल है ये क्या करते हैं कि फ्लूइड को बिल्ड अप होने से रोकते हैं। दिस एजेंट्स आर एक्टिंग टू प्रिवेंट द फ्लूइड बिल्डअप, ये फ्लूइड प्रोडक्शन को क्या करेंगे, रोकेंगे, ओके। इनहिबिट द फ्लूइड प्रोडक्शन, दिस एजेंट आर इनहिबिटिंग द फ्लूइड प्रोडक्शन को इनहिबिट करेंगे। नेक्स्ट है प्लूरल डिकॉर्टिकेशन। प्लूरल डिकॉर्टिकेशन का क्या मतलब है, तो यहाँ पे क्या है,
प्लूरेक्टोमी किया जाता है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द प्लूरा, सर्जिकली रिमूवल ऑफ प्लूरा, प्लूरल कैविटी को रिमूव किया जाता है, लाइक केमिकल प्लूरोडियासिस और केमिकल डिकोर्टिकेशन एलिमिनेट द प्लूरल स्पेस देयर बाय प्रिवेंटिंग द प्लूरल फ्लूइड फ्रॉम बिल्डअप। ठीक है, कैविटी को कुछ पार्ट को रिमूव किया जाता है ताकि फ्लूइड प्रोडक्शन नहीं हो, इसके अंदर बनाने वाली सेल्स को रिमूव किया जाता है। इसके बाद है प्लूरेक्टोमी, प्लूरेक्टोमी ओके। और प्लूरेक्टोमी में क्या होता है, कंप्लीट प्लूरा को रिमूव किया जाता है। सम टाइम पीपल क्या रहते हैं, इफ्यूजन ड्यू टू द कैंसर व्हेन ट्रीटमेंट, कभी कभी क्या रहता है कि प्लूरल इफ्यूजन जो है, प्लूरल इफ्यूजन कैंसर के द्वारा भी हो सकता है। तो कैंसर रिलेटेड जो भी सेल्स है उसको सर्जिकली रिमूवल ऑफ द प्लूरा, कैंसर रिलेटेड सेल्स को रिमूव कर देना, तो प्लूरेक्टोमी कहलाता है। तो इस तरह से 4 तरह की सर्जरीज मैंने आपको बताई और इतना इनफ है प्लूरल इफ्यूजन के लिए, राइट। और नर्सिंग केयर प्लान के लिए आपको असाइनमेंट लिखना है। आपको मैं जितने भी टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ सबके नर्सिंग केयर प्लान बनाने हैं, क्योंकि नर्सिंग केयर प्लान किसी का भी एग्जाम में पूछ सकता है। और नर्सिंग केयर प्लान मोस्ट ऑफ मार्क को भी कर सकता है, जैसे कि 2 नंबर की डेफिनेशन, 4 नंबर का इटियोलॉजी। ठीक है, डेफिनेशन बहुत कम पूछते हैं, मीनिंग पूछ लेते हैं। 2 नंबर का मीनिंग, 4 नंबर का इटियोलॉजी और 6 नंबर का एनसीपी बनाओ, इस तरह से पूछ सकते हैं। तो एनसीपी की प्रैक्टिस आपको करनी है, ओके। और मैंने जो लिंक दी है आपको, उसके अंदर भी एनसीपी बने बनाए आपको मिल जाएंगे, बस उसको रीड करना है और शॉर्ट करके नोट्स बनाने हैं, ओके। तो ये एनसीपी आपको प्रैक्टिस पे ही सीख पाओगे। हमेशा मैं एनसीपी सिखाऊंगा तो वो तो एक जैसी चीज़ें बार बार रिपीट होती है, तो उसमें आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक बार आप इन सब चीज़ों को देखो, क्लास को रिवाइज करो, स्क्रीनशॉट ले लो, रफ कॉपी पे नोट करो या वीडियो देख लो, लेकिन आपको रिवीजन कंटिन्यूसली चलना चाहिए। और मैं फिर से कह रहा हूँ, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर प्रतिदिन आपको 2 से 3 घंटा सब्जेक्ट को देना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत बड़ा है और इतना इजीली समझ में आता नहीं है। लेकिन यदि आप वीडियो को रिवाइज करके बार बार देखोगे तो इससे सिंपल कोई सब्जेक्ट भी नहीं है, राइट। तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।